कुछ डिजीजेज हैं कि हाइपोथायराइडिज्म किन किन डिजीज में हो सकता है। उसमें मोस्ट फेमस हशीमोटो थायराइडाइटिस है। इसमें क्या होता है डिजीज में, इस डिजीज में ये होता है कि कुछ हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, जो हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स के खिलाफ काम करने लग जाता है। ये जो थायराइड ग्लैंड हमने पढ़ा है इतनी दफा, थायराइड के सेल पे अटैक करता है और इसकी एट्रोफी करवा देता है। ठीक है ना। तो इस वजह से हशीमोटो थायराइडाइटिस, डाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, अटैक करेगा इम्यून सिस्टम, इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, इसमें एट्रोफी हो जाएगी, तो इसकी वजह से इसकी स्क्रीशंस T3 T4 कम हो जाएंगी। इसको कहेंगे हशीमोटो थायराइडाइटिस। इसको रीड करते हैं। आल्सो कॉल्ड क्रोनिक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस। मैंने आपको बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ये होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन आयोडीन सुफिशिएंट रीजन्स। अच्छा, इस स्टेटमेंट से हमें दो बातें पता चली हैं जी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन आयोडीन सुफिशिएंट रीजन्स, इस बात से ये पता चला कि हाइपोथायराइडिज्म की पहली रीजन जो है ना आयोडीन डिफिशियंसी है। दूसरी रीजन हशीमोटो थायराइडाइटिस है। क्योंकि इसने क्या दिया कि जिन पेशेंट में, जिन रीजन में आयोडीन की सफिशियंसी होती है उसमें मोस्ट कॉमन हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। इसका मतलब यह हुआ कि ओवरऑल फर्स्ट काज इज आयोडीन डिफिशियंसी। ओके जी। एसोसिएटेड विद HLA3DR3, ये हमारे ना, HLA का नाम पहले भी कहीं सुना है कभी? जी सर, वो डायबिटीज वाले में मतलब सुना था जीन। हाँ, ये हमारे जीन्स होते हैं। इसका क्लिनिकली हॉस्पिटल में भी आप नाम सुनेंगे, भला कहाँ पे, हॉस्पिटल में कहाँ पे सुनेंगे HLA का नाम? किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट में जब डोनर का किडनी मैच करनी होती है तो HLA मैच करती है। ठीक है। HLA की अगर टाइप्स होती हैं उसके लिहाज से हम उसको मैच करते हैं। अगर HLA मैच हो जाए तो इसका मतलब है टिश्यू मैच करना है। तो कहते हैं ना टिश्यू मैच करना है किडनी का, डोनर का और रेसिपिएंट का। किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में आप इसको सुनेंगे। ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा। अच्छा जी, इस पेशेंट में क्या होगा जी, लिम्फोमा का रिस्क बढ़ जाएगा, थायराइड लिम्फोमा। इसका एक पेशेंट हॉस्पिटल में, जना हॉस्पिटल में ना मेडिसिन वार्ड में एडमिट भी है। वो मेरे जानने वाले का रेफरेंस से आया था, मैंने उसको उसका वर्कअप करवाया तो उसमें था लिम्फोमा है और उसके नेक पे एक मैस भी है। ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ किताबों में डिजीज नहीं है, ये मैंने हॉस्पिटल में भी देखी है। डिफ्यूज लार्ज बीटा सेल्स लिम्फोमा, उसको भी लिम्फोमा ही डायग्नोस किया उन्होंने ना। सारा वर्कअप होने के बाद लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं तो जो हमारे कंसल्टेंट है उन्होंने डायग्नोस किया लिम्फोमा। उसके नेक पे मैस भी है, मैं उसकी कोई फोटो भी मंगवा के शेयर करूंगा। अच्छा जी, फाइंडिंग्स क्या है जी इस पेशेंट में हशीमोटो थायराइडाइटिस में? मॉडरेट टू इनलार्ज थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है। ये स्वेलिंग की वजह से इनलार्ज होता है जी, क्योंकि ये थायराइडाइटिस का मतलब है थायराइड की स्वेलिंग। अच्छा, और क्या वजह है जी? नॉन टेंडर थायराइड ना। अच्छा, ये ना एक मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ थोड़े थोड़े आपके। ये टेंडर और नॉन टेंडर क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? ये पूरी बुक में, पूरे मेडिकल में, हिस्ट्री टेकिंग में, हॉस्पिटल में, क्लिनिकल यूज में ये वर्ड बहुत यूज होगा। आज सर आपको ये इसका उसकी मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन है सर ना इसमें? टेंडर वो तो नहीं होता अगर हम प्रेस करेंगे तो पेन होगा? बिल्कुल और यही नॉन है। टेंडर? हार्डनेस सर। पेन पेन और टेंडर में क्या फर्क है? अगर हम छोड़ेंगे तो वो पेन फील होगा। नहीं, उसको कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। मैडम, जो आप अपेंडिसाइटिस की बात कर रही है ना, आपने वो साइंस पढ़े हुए हैं अपेंडिसाइटिस से, मुझे लगता है उसको कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस, कि छोड़ने पे दर्द होता है। टेंडर और पेन में एक बड़ा बेसिक सा फर्क है। पेन होती है जो पेशेंट फील करता है, ये एक सिम्टम होती है। टेंडर होता है साइन, कि हम हाथ लगाते हैं और पेशेंट के फेस की तरफ देखते हैं। ठीक है ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन नोट करते हैं, तो हम हिस्ट्री में लिखते हैं कि टेंडरनेस ऑन एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन टेंडरनेस। ठीक है ना। ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, हिस्ट्री टेकिंग का ये पार्ट है, ऑन एग्जामिनेशन। तो टेंडर एक साइन है और पेन एक सिम्टम है। ठीक है। वो जो मैडम बात कर रही हैं वो है रीबाउंड टेंडरनेस, वो अपेंडिसाइटिस का एक साइन है। मे बी प्रेजेंट ट्रांजिएंट हाइपरथायराइड स्टेट। अच्छा, हाशिमोटो थायराइडाइटिस की एक क्वालिटी है कि शुरू में हो सकता है कुछ दिन के लिए पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म में जाए और फिर परमानेंटली तौर पर हाइपोथायराइडिज्म में चला जाता है। क्यों जाता है? इस टर्म को क्या कहते हैं? हैशिटोटॉक्सिकोसिस। थोड़े दिन के लिए वो काफी सारी हाइपरथायराइडिज्म स्टेट में चला जाता है, लेकिन फिर परमानेंट तौर पे हाइपोथायराइडिज्म में चला जाता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये कुछ दिनों के लिए हाइपरथायराइडिज्म में क्यों जाता है? एनी वन ऑफ यू? हशीमोटो थायराइडाइटिस का पेशेंट, हशीमोटो थायराइडाइटिस का पेशेंट कुछ दिन के लिए हाइपरथायराइडिज्म में जाएगा, फिर परमानेंट तौर पर सॉरी हाइपर, हाँ, फिर परमानेंट तौर पर हाइपोथायराइडिज्म में चला जाएगा। वाई? एनी वन ऑफ यू? सर शुरू शुरू में पीएसए ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। रिलीज ज्यादा होता है, ये आपकी बात ठीक है। थोड़ा सा आंसर के करीब हैं आप, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश करें। फॉलिकल्स जल्दी रप्चर हो जाते हैं। हाँ, ये भाई ने या तो एंडोक्राइन पढ़ा हुआ है या बुक की स्टेटमेंट अभी अभी गौर से पढ़ लिया है। आई अप्रिशिएट यू कि आपने कोशिश की है, बुक की स्टेटमेंट कोई बेशक पढ़ा है लेकिन आपने आंसर को समझ लिया है। डॉक्टर साहब का भी आंसर ठीक है, ज्यादा रिलीज होता है। आपने आंसर बता दिया कि कैसे ज्यादा रिलीज होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि जो है T3 T4 कहाँ से रिलीज होते हैं? थायराइड में फोलिकुलर सेल से। और मैंने क्या बताया था, पैराफोलिकुलर से कौन से रिलीज होते हैं डॉक्टर साहब? पैराफोलिकुलर सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तेरा करा है सर। कैल्सिटोनिन सर। कैल्सिटोनिन, वेरी गुड। एक डॉक्टर साहब ने या बताया कैल्सिटोनिन पैराथायराइड। होता है। हाँ, कैल्सिटोनिन। एक डॉक्टर साहब ने बताया पैराथायराइड। डॉक्टर साहब, वो जो पैराथायराइड होता है ना, वो चार हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड्स इधर पड़े होते हैं, उनसे होता है। वो ना फोलिकुलर से होता है ना पैराफोलिकुलर से। वो क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है
डॉक्टर साहब ने कोशिश अच्छी की, कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है कि ये ग्लैंड भी थायराइड के ऊपर ही पड़े होते हैं, पीछे वाली साइड पे ना, इसके साथ जुड़े होते हैं, इस वजह से। तो मैंने आपको 3 पढ़ा दिए, इससे रिलीज़ होगा जी पैराथायराइड, फॉलिकुलर सेल से होगा T3, T4 और पैराफॉलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन, ठीक है ना? अच्छा जी। अच्छा होता ये है, ये बात थोड़ा टॉपिक हमारा लंबा इसलिए चला जाता है, इसी बहाने पुरानी रिवीजन भी हो जाती है हमारी। होता ये है कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना, जब थायराइडाइटिस होता है ना, मतलब थायराइड की इन्फ्लेमेशन जब होती है, तो ये फॉलिकुलर सेल रप्चर कर जाते हैं इंजरी की वजह से, इन्फ्लेमेशन इंजरी की वजह से ना ये रप्चर कर जाते हैं। जब ये रप्चर करते हैं तो इनके अंदर जितना T3, T4 पड़ा होता है ना, वो रिलीज़ होकर ब्लड में चला जाता है। इस तरह से T3, T4 टेम्परेरी तौर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ दिन के लिए। फिर क्या हो जाता है परमानेंट तौर पर, क्योंकि ये सेल तो इंजर हो गए हैं फॉलिकुलर, फिर ये पेशेंट परमानेंट तौर पर हाइपोथायरायडिज्म में चला जाता है। दिस इज़ द मैकेनिज़्म। अच्छा जी, पेशेंट क्या होगा जी हाइपरथायरायडिज़्म ड्यू टू फॉलिकुलर रप्चर, ये बात लिखी हुई है, डॉक्टर साहब ने शायद इधर से पढ़ी थी। डॉक्टर साहब गूगल किया था या यहाँ से पढ़ा था? ड्यू टू फॉलिकुलर रप्चर एंड थायराइड हार्मोन रिलीज़, ये मैकेनिज़्म है जो भी अभी सर हमने जी इधर पढ़ा से है। पढ़ के बताया। हाँ, वेरी गुड डॉक्टर साहब, कोशिश करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी इज़ बेस्ट स्टडी। सीरोलॉजी में क्या-क्या आता है, मतलब इसके लैब टेस्ट में क्या आएगा जी? एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज़, एंटी मैक्रोसोमल। अच्छा ना, ये एक एंजाइम पॉजिटिव आएगा, ये वो एंजाइम है जो एंटी माइक्रोसोमल होता है, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, लेकिन ये साथ हमारे सेल्स, थायराइड के सेल्स को भी मारना शुरू कर देता है। एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ होंगी जो कि हमारे थायराइड के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये हमारा ही इम्यून सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है? ये हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बनाई है जो कि बेचारे हमारे थायराइड के खिलाफ हो गई। हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग क्या आएगी अगर इसको माइक्रोस्कोप पे हम रखकर देखें ना हमारे थायराइड ग्लैंड को, तो उसमें क्या फाइंडिंग्स आएँगी जी? हर्थलेस सेल्स होंगे उसमें। ये एक ना हिस्टोलॉजी मुझे इतनी नहीं आती। ये कुछ सेल्स की शक्ल होती होगी स्पेशली शायद ये नीचे दी भी हुई है ए में ना, इस तरह के नज़र आना शुरू हो जाएँगे हमारे सेल्स। ठीक है ना? तो साथ में क्या होगा, लिम्फाइड एग्रीगेट्स, मतलब हमारे लिम्फाइड टिश्यूज़ जो है ना वो इकट्ठे होंगे इन्फ्लेमेशन की वजह से। विद जर्मिनल सेंटर्स, ये बी में दिखाया हुआ था ये हिस्टोलॉजी। ये डायग्राम्स आप जस्ट देख लीजिएगा, ये याद नहीं रहती। और ना ही पेपर में हिस्टोलॉजी पूछनी है उसने। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट ये कि पोस्टपार्टम, ये इसी के साथ ना एक छोटी-सी डिज़ीज़ दी हुई है, हशीमोटो थायराइडाइटिस में ही ना एक छोटी-सी डिज़ीज़ को सेटल किया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, याद रहे कि ये एक कल भी मैंने एक जगह पे पढ़ाई थी ये बात। वहाँ कहाँ पे पढ़ाया था पोस्टपार्टम के हवाले से मैंने? कल पोस्टपार्टम का ज़िक्र कहाँ पे हुआ था जी? पोस्टपार्टम का मैं मतलब बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता, आफ्टर द डिलीवरी। पोस्ट का मतलब पोस्ट है, पार्टम पार्टम डिलीवरी को कहते हैं। आफ्टर द शांत डिलीवरी। सिंड्रोम में पढ़ा था। बिल्कुल सही, डॉक्टर साहब ने सही बताया। वो उसमें क्या होता है कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है। एक तो उसमें पिट्यूटरी का साइज़ जो है ना प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है वुमन का। उसको ब्लड ज़्यादा चाहिए। ऊपर से जब डिलीवरी हुई तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, ब्लड और कम हो गया। हाइपोपरफ्यूजन की वजह से जो इंजरी होती है ना पिट्यूटरी में, उसको कहते हैं शियान सिंड्रोम। इसलिए आज भी पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस आ गया, ठीक है? ये थायराइड क्या बीमारी है जी पोस्टपार्टम। माइल्ड सेल्फ लिमिटेड वेरिएंट हशीमोटो हेलो थायराइडाइटिस। जी, जी बताएँ? सर, ये प्रेगनेंसी में हार्ट का साइज भी इंक्रीज होता है? नहीं, फिजियोलॉजिकली हार्ट का साइज़ नहीं इंक्रीज़ होता। हार्ट का साइज़ जो है ना सिर्फ़ हाइपरटेंशन में होगा इंक्रीज़ और दूसरी पैथोलॉजीज़ में। फिजियोलॉजिकल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो। ओके सर। हाँ, एथलीट्स में भी नहीं होता। ठीक है? तो लिम्फाइड अच्छा जी, मैं इसमें ये बता रहा था कि माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग। अच्छा ये बात स्टेटमेंट में मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अक्सर औरतों में डिलीवरी के बाद ना टेम्परेरी तौर पर थायराइडाइटिस आता है, हशीमोटो थायराइडाइटिस। वो 1 साल के अंदर-अंदर डिलीवरी के बाद आ जाता है, ठीक है ना? मतलब डिलीवरी के 1 साल के दरमियान-दरमियान ना हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटेड होता है, ये कुछ दिन बाद खुद ही ठीक हो जाता है। मतलब ये कि डिलीवरी के दिन से लेके 1 साल तक इस दौरानिया में किसी भी टाइम पेशेंट को, वुमन को हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है, लेकिन ये ऐसा थायराइडाइटिस होगा जो खुद ही ठीक हो जाएगा। ये मुख्तसर उर्दू में बता दिया इस बात को। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस। मुझे ना काफ़ी स्टूडेंट ने सजेशन दिया सर स्पीड बढ़ाएँ। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ, लेकिन कुदरत सी बात ये है हमारे जो पेजेज़ थायराइड के चल रहे हैं ना, उसमें डाटा ही इतना ज़्यादा लिखा हुआ है कि मैं इतनी स्पीड से भी बोलता हूँ, चलता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी 2 पेज हो रहे हैं। अगर मैंने इससे भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाई तो फिर कंसेप्ट नहीं आने, फिर मैंने रीडिंग ही करनी है इससे ज़्यादा। तो आई थिंक इट्स अ मैक्सिमम स्पीड। या फिर टाइम बढ़ाएँगे। हम इंशाल्लाह, मेरी सिस्टर की शादी है सैटरडे को मैं फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद हमारी क्लास 2 घंटे भी कहेंगे तो मैं 2 घंटे की क्लास लिया करूँगा। कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और 3 पेज पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। सॉरी म्यूट कर लें जिसने भी म्यूट कर लें। अगर कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं है तो प्लीज़ म्यूट। ओके जी। अच्छा जी, इसमें सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस, ग्रैनुलोमेटस पता है किसको कहते हैं? ग्रैनुलोमा बन जाता है ना, ग्रैनुलोमा। इसकी पैथोलॉजी ये होती है कि किसी भी टिश्यू में ना, एक ये टिश्यू है फॉर एग्जांपल, इसके नॉर्मल सेल्स हैं। किसी भी टिश्यू में जब इन्फ्लेमेशन होती है ना जी, इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए हैं जी, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स ने इधर काम शुरू कर देना है। अच्छा, जो बैक्टीरिया को ये मारकर खाना शुरू कर देंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इधर हमारे नॉर्मल सेल्स डीजनरेट हो जाएँगे। ये एक पूरी स्पेस बन जाएगी जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स ही पड़े होंगे और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और डेब्रिस और पस पड़ी होगी। इस एरिया को कहेंगे ग्रैनुलोमा। इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे सेल इंजर हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स बड़े-बड़े हो जाते हैं इधर बैक्टीरिया को और फॉरेन चीज़ों को खा के, और हमारे नॉर्मल सेल को खाने के बाद बड़े-बड़े सेल्स बड़े होते हैं। इस सारे एरिया को कहते हैं ग्रैनुलोमा।
ये पैथोलॉजी में, रॉबन की पैथोलॉजी में ना। तो रॉबन पैथोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ी बुक है, वो आप शायद ना FCPS में भी ना कभी पढ़ोगे, कभी हमारे सीनियर पढ़ा करते थे। अच्छा जी, आज का रॉबिन का दौर नहीं रहा, आजकल फर्स्ट एड का दौर है, स्मार्ट स्टडी। आल्सो कॉल्ड डिक्वेरियन थायराइडाइटिस, ये इसका दूसरा नाम है जी। यूजुअली या सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, खुद ही ठीक हो जाती है। नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है, ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म। पहले से ये उसी की तरह ना, ये हशीमोटो की तरह कुछ दिन के लिए हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, फिर यूथायराइड स्टेट आ जाती है, नॉर्मल स्टेट हो जाती है, फिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है जी। ये हमें याद करना इसलिए जरूरी है कि पेशेंट का डायग्नोज इससे बनेगा। वो कहेगा जी पहले मुझे ना कुछ दिन बड़ी गर्मी लगी, मेरी जो है ना पसीने बड़े आते थे, दिल की धड़कन तेज रहती थी, फिर मैं ना ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मैं 15 दिन ठीक रहा, फिर उसके बाद मुझे सर्दी लगने लगी। तो जो एक अच्छा डॉक्टर होगा वो फॉरन डायग्नोज कर लेगा कि फर्स्ट हाइपरथायराइडिज्म हुआ है इसको, फिर ईओथायराइड हो गया, फिर इसको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ठीक है। ऑफन प्रोसीडेड विद वायरल इन्फेक्शन, तो अक्सर इसकी काज जो मिलती है ना वो वायरल इन्फेक्शन मिलती है, किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ और कुछ महीनों के बाद ये प्रॉब्लम होगी। फाइंडिंग्स क्या है जी, ईएसआर ज्यादा होगा, ईएसआर ना ब्लड में प्रोटीन्स का लेवल होता है, और सॉरी सेडिमेंटेशन का रेट, ये ईएसआर बार बार आएगा, तो ये फिजियोलॉजी का टॉपिक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। करते ये कि ब्लड का एग्जांपल लेते हैं, उसको एक टेस्ट ट्यूब में ना सेंट्रीफ्यूग करते हैं, टेस्ट ट्यूब में ये सारा ना इसमें ब्लड भरा हुआ है, इसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करके इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए इस टेस्ट ट्यूब को। इस टेस्ट ट्यूब में 1 घंटे में जितने सेंटीमीटर तक ना ब्लड के सेल्स बैठ जाएं, उ- उस सेंटीमीटर को नोट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 सेंटीमीटर ना, तो इसको कहेंगे कि इस पेशेंट का ईएसआर है जी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट कहते हैं जम जाना, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है जी 15। बाकी ऊपर जो सेल्स वो तैर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो बैठ जाते हैं उसका लेवल नोट कर लेते हैं, मतलब इतने सेल्स सेडिमेंटेट हो गए, जम गए, ये होता है ईएसआर। जितना ज्यादा होगा ईएसआर, इसका मतलब है इन्फेक्शन है इस पेशेंट में, कि उस पेशेंट का ईएसआर 70 भी आता है, इसका मतलब है कि सीवियर इन्फेक्शन, देयर इज सम सीवियर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की वजह से लिम्फोसाइट्स ज्यादा हो जाते हैं, और लिम्फोसाइट्स और सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एरिथ्रोसाइट्स ज्यादा जम जाते हैं। ये एक फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है, आधे घंटे का, जो मैंने आपको शॉर्ट्स 2 मिनट में बताया। अच्छा, इसको कहते हैं ईएसआर, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इसलिए बता दी है, जहाँ पेन होगी इस पेशेंट में, नॉन टेंडर होगा थायराइड। अच्छा, इस पेशेंट में भी, अच्छा सॉरी, इस पेशेंट में ना वेरी टेंडर थायराइड है, इस पेशेंट में नॉन टेंडर था, इस पेशेंट में थायराइड को दबाने से पेन नहीं होती थी, लेकिन ये जो डिजीज है इस पेशेंट में वेरी टेंडर, टच करेंगे थायराइड को पेशेंट कहेगा पीछे हो जाए डॉक्टर साहब, मैंने नहीं चेक कराना। इस पेशेंट का, इस डिजीज का दूसरा नाम हमने पढ़ा था, क्वेरियन एसोसिएटेड विद पेन, ये एक निमोनिक दिया हुआ है। ये ना उसने मैं तो यार फर्स्ट एड के ना कुछ निमोनिक से तंग भी आ जाता हूँ, ये आप खुद देख लेना, ये निमोनिक याद करने वाला हुआ तो कर लेना। हिस्टोलॉजी क्या है जी, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, जो मैंने आपको ग्रेनुलोमा की शक्ल बना के दिखाई थी ना इन्फ्लेमेशन की वजह से, ये जो बोर्ड पे अभी भी बनी हुई है, नहीं सॉरी वो रेज कर दी, वो ये हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग वो आएगी माइक्रोस्कोप पे, जब थायराइड को देखेंगे ना, तो उसमें एक स्पेसिफिक सा एरिया होगा जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, सेल्स पड़े हैं, मेरे पास पड़ी हुई है, उसको कहेंगे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट क्या है जी, रिडल, ये ना जो मशहूर मशहूर नाम होते हैं वो एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, इस तरह के जो नाम होते हैं आपने ज्यादा याद करने हैं। रिडल थायराइडाइटिस आल्सो कॉल्ड इन्वेसिव फिब्रस थायराइड, इस पेशेंट में क्या होता है, मैंने आपको कल एक ना बात बताई थी हमारे वाउंड हीलिंग के वाले से, मैंने आपको बताया था ये एक पेशेंट है, उसकी स्किन थी नॉर्मल, इस पेशेंट में जख्म हो गया, तो जख्म को हील का हो रहा है, तो इस हीलिंग में ना कुछ इधर फिब्रोब्लास्ट भी पड़े होते हैं, जो कि सेल डिवीजन करके ना उस जगह को फिल कर देते हैं पूरा। साबित ये हुआ कि ये जो हमारे फाइब्रस सेल्स होते हैं ना फिब्रोब्लास्ट, ये पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जहां भी जरूरत होती है तो ये डिवीजन करते हैं और स्पेस फुल कर देते हैं। होता ये है कि थायराइड ग्लैंड में भी अनफॉर्चुनेटली ना ये फिब्रोब्लास्ट होते हैं, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना जी उसमें भी अनफॉर्चुनेटली ये फिब्रोब्लास्ट होते हैं। तो ये फिब्रोब्लास्ट किसी वजह से ना, एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से ये डिवीजन शुरू कर देते हैं, तो थायराइड में फॉलिकुलर सेल कम हो जाते हैं और फिब्रोब्लास्ट ज्यादा हो जाते हैं, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे फिब्रोसिस, मतलब फिब्रोब्लास्ट बहुत ज्यादा हो गए, फिब्रोसिस। तो ये फिब्रोसिस जो है ना थायराइड का बेड़ा धो देती है। तो इसको इसको डिस्कस करते हैं जी। रिडल डिजीज में इट्स आल्सो इन्वेस कॉल्ड इन्वेसिव फिब्रस थायराइडाइटिस मे बी पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी रिलेटेड डिजीज, ये भी ऑटोइम्यून है जी। एंड पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस की वजह से भी ये हो सकती है जी। रेट्रोपेरिटोनियल फिब्रोसिस, फिब्रोसिस मतलब ये कि ये डिजीज इन डिजीज से रिलेट करेगी, हो सकते हैं इस पेशेंट में पेंक्रियाटाइटिस भी हो, रेट्रोपेरिटोनियल फिब्रोसिस भी हो, नॉन इन्फेक्शियस ऑर्टिटिस मतलब इसके ऑर्टा में स्वेलिंग हो, तो ये सारी डिजीजेज इनमें से कोई एक भी साथ होगी इस रिडल वाले को, जिसमें रिडल थायराइडाइटिस होगा, इन डिजीज में से भी कोई एक होगी उसको। और क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा जिस पेशेंट में, 1/3 ऑफ पेशेंट्स। और फिब्रोसिस में एक्सटेंड टू लोकल स्ट्रक्चर्स, फिब्रोसिस इतनी हो जाएगी कि ट्रैकिया को भी इन्वेस करेगी, कंप्रेस करेगी, ट्रैकिया, एसोफेगस, मिमिकिंग एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, जैसे कोई कार्सिनोमा ट्यूमर बन जाता है और हमारे ट्रैकिया को कंप्रेस कर देता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कर देता है या डिफिकल्टी इन स्वेलिंग कर देता है, इसी तरह थायराइडाइटिस भी इस तरह से सख्त हो जाएगा कि वो हमारे ट्रैकिया को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। फाइंडिंग्स क्या है कि इस पेशेंट में स्लोली इनलार्जिंग हार्ट रॉक लाइक फिक्स्ड नॉन टेंडर थायराइड। अच्छा यार, ये फिब्रोब्लास्ट जो है ना ये हमेशा सख्त होते हैं, जैसे कि कल बताया था, जल्द इतनी सख्त हो जाएगी कि उस पर पसीना नहीं आएगा, उस पर बाल नहीं आएंगे, उस पर दर्द नहीं होगी। इसी तरह जब थायराइड में फिब्रोसिस होगी ना, तो ये इतना सख्त हो जाएगा कि रॉक लाइक पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। ये इसकी एग्जामिनेशन है, आपको टच करने से ही पता चल जाएगा कि थायराइड जो है ना फिब्रोसिस होगी उसके अंदर। और क्या है जी फाइंडिंग इसके अंदर, फिक्स नॉन टेंडर होगा जी, पेन नहीं होगी और फिक्स होगा। कुछ कुछ ना होता ये फिक्स क्यों लफ्ज लिखा हुआ है, ये आगे इसके अभी कुछ ये होता है कि पेशेंट में ना थायराइड ग्लैंड में ना एक ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर जब हाथ लगाते हैं तो ये ट्यूमर मूव करता है, ये हिलता है ट्यूमर, ये ट्यूमर मूव करता है। तो लेकिन जो फिब्रोसिस होगी वो डिफ्यूज होती है, वो हर जगह पे हो जाएगी और फिक्स होगी, हिलेगी नहीं, इसको टच करके दबाएंगे तो हिलेगी नहीं।
इसलिए उसने लफ्ज यूज किया फिक्स का। और हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग क्या होगी, थायराइड रिप्लेस बाय फिब्रस टिश्यू, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। दो चीजें मिलेंगी, एक फिब्रस टिश्यू मिलेगा, ऊपर से इन्फ्लेमेशन मिलेगी। जो नॉर्मल फोलिकुलर सेल थे वो खली बली हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, ये बचपन से ही जिस पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होता है उसकी काज क्या होती है जी, फॉर्मली कॉल क्रिटिनिज्म, इसका दूसरा नाम है। मोस्ट कॉमनली काज बाय थायराइड जिस जेनेसिस, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे थायराइड बनता ही नहीं है। अब नॉर्मल थायराइड डेवलपमेंट, या एजिनेसिस मतलब सेल्स कम बनते हैं, थायराइड छोटा बनता है। हाइपोप्लेसिया मतलब जो है ना, बनने के बाद जो है ना थायराइड के सेल ने डिवीजन नहीं की फोलिकुलर सेल्स ने, तो थायराइड छोटा रह जाता है। या फिर एक्टोपी, या फिर थायराइड बानी कहीं और जाता है। ठीक है। और क्या हो जाता है जी, डिसमार्जोनेसिस, या फिर थायराइड की शक्ल जो है ना सही नहीं होती। और क्या होता है, अब नॉर्मल थायराइड हार्मोन सेंसिटिव, वो हार्मोन जो बनाता है वो T3 T4 की बजाय ना T5 बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि वो हार्मोन ही कोई और बना रहा होता है। म्यूटेशन इन थायराइड पारोक्सीडेज, या फिर जो इसमें हमने पढ़ा था थायराइड में दो किस्म की रिएक्शन होती है, T3 T4 की प्रोडक्शन है, आपको एक दिन मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ाई थी। उधर ऑक्सीडेशन हो रही थी और ऑर्गेनिफिकेशन हो रही थी। ऑक्सीडेशन की कौन सा एंजाइम करवा रहा था, पारोक्सीडेज। तो पारोक्सीडेज ही एब्सेंट होता है तो T3 T4 कहाँ से बने। तो ये कंजेनिटल काजेज हो सकते हैं जी। या फिर आयोडीन डिफिशियंसी हो सकती है। इस पेशेंट में फाइंडिंग क्या है जी, 6P इसने निमोनिक दी है। 6P निमोनिक दिया है, क्या क्या बनता है जी 6P से, पॉट बेल्ड, पेल, पफी फेस। ये पॉट बेल्ड मुझे भी याद नहीं है कि क्या है इसकी ना। अच्छा, पफी फेस चाइल्ड विद ई में इसकी डायग्राम दी हुई है जी। प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस, उसमें जो है ना अम्बलाइकल एरिया ऐसे लगते हैं जैसे हर्नी है। प्रोट्यूबरेंट टंग, उसकी जो जुबान बाहर निकली होगी। पुअर ब्रेन डेवलपमेंट। ये फाइंडिंग्स आएंगी जी किस बच्चे में जिसको कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म था। जब बच्चा 4-5 साल का हो जाएगा ना तो उसमें ये चीजें हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर पता चलेगा इस बच्चे को तो बचपन से ही हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, उस बच्चे को सर्दी भी बड़ी लगेगी, उसकी स्किन भी ड्राई रहेगी, जो हेयर है वो भी ब्रिटल होंगे। तो क्लिनिकली जो अच्छा डॉक्टर है वो डायग्नोस कर सकेगा। अगर आपने अच्छे से फर्स्ट एड पढ़ी है तो आप अच्छे डॉक्टर बने। अदर काजेज क्या है, किसकी अदर काजेज हाइपोथायराइडिज्म की, क्योंकि हम शुरू से ये सारी डिजीज पढ़े हैं। आयोडीन डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन काज, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आयोडीन डिफिशियंसी इज मोस्ट कॉमन काज। ठीक है, टिपिकली प्रेजेंट विद गोइटर, जिस पेशेंट को आयोडीन की डिफिशियंसी होगी उसको गोइटर होगा। अच्छा, कोई बंदा गोइटर की पैथोलॉजी बता सकता है जी, गोइटर कैसे बनेगा, एनी वन ऑफ यू। ये गोइटर मोस्ट कॉमन डिजीज है। ठीक है ना, अक्सर पेशेंट आपने पुराने देखे होंगे, आजकल तो कम हो गए हैं। पुराने पेशेंट देखे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी गर्दनें होती हैं उनकी ना, गर्दन के ऊपर ऐसे होता है जैसे जो है ना तरबूज रखा हो। इतनी बड़ी बड़ी गर्दनें भी देखी हैं। गोइटर की पैथोलॉजी आती है जी, किसी को गोइटर कैसे बनता है। हमारी क्लास का टाइम ऊपर हो गया जी, अगर किसी को नहीं आती तो मैं मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेन। बेसिकली थोड़ा स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन की वजह से इंक्रीज हो जाती है वो। एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका। वेदांत सर। डॉक्टर साहब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप में से कोई बताएगा। एक्सीलेंट डॉक्टर साहब। होता ये है कि किसी वजह से थायराइड ग्लैंड ना था, किसी वजह के आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से T3 और T4 की प्रोडक्शन में आयोडीन चाहिए चाहिए। अगर आयोडीन नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगी तो मेटाबॉलिक रेट कम होगा। जब हाइपोथैलेमस को पता चलेगा ना, जब हाइपोथैलेमस को पता चलेगा कि मेटाबॉलिक रेट कम है, तो वो क्या करेगा, वो TRH बनाएगा। TRH पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, वो TSH बनाएगा। अब TSH बार बार जाके ना थायराइड को यही कही जा रहा है कि भाई बनाओ बनाओ, T3 T4 थोड़े हैं, बनाओ। अच्छा जी, अब इस पे इसके पास आयोडीन नहीं है, ये बेचारा कहाँ से बनाए। तो इस वजह से TSH के बार बार एक्शन की वजह से इसमें प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगी। इसके जो ना नॉर्मल फोलिकुलर सेल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। इसकी दोनों चीजें शुरू हो जाएंगी, इसमें सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो थायराइड का साइज जो है ना वो इधर से इधर हो जाएगा, उसको कहेंगे क्वाइटर। अंडरस्टैंड। ड्यू टू रिपीटेड एक्शन ऑफ TSH, increase in size and number of cells of thyroid follicular cells, increase the size of thyroid gland, it's known as goiter। पैथोलॉजी समझ आइए जी। थायराइड बेचारे के पास आयोडीन नहीं है, वो कहाँ से बनाया T3 T4। पिट्यूटरी से TSH बार बार आई जा रहा है, उसको कह रहा है बनाओ बनाओ, कमी पूरी नहीं हो रही। उस कमी को पूरा करने के लिए थायराइड सोचेगा मैं अपने और सेल्स बनाता हूँ, फिर शायद कमी पूरी हो जाए। वो और सेल बनाने के चक्कर में गोइटर हो जाता है। मुक्सर जबान में सर आपको तो। जी जी, सर इसमें हाइपरट्रॉफी होगी या हाइपरप्लाजिया होगा? दोनों हो जाएंगे डॉक्टर साहब। हाइपरप्लेजिया मेन काज है, हाइपरप्लेजिया मेन है, हाइपरट्रॉफी इज अ सेकंड फैक्टर। अंडरस्टैंड, आर यू यस एग्री सर। डॉक्टर। इफ यू हैव एनी यस अदर सर। कंसर्न यू कैन शेयर। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा कवर करना है आयोडीन एक्सेस, वोल्फ चाइकोफ। अच्छा, इसकी ना मैनेजमेंट दी हुई है। आयोडीन एक्सेस वोल्फ चाइकोफ अफेक्ट ड्रग्स एमियाड्रॉन और नॉन थायराइड इलनेस सिंड्रोम। अच्छा, ये काजेज हैं हाइपोथायराइडिज्म क्यों क्यों हो सकता है। तो इसमें एक काज दिया हुआ है आयोडीन एक्सेस। सोचने की बात ये है, पहली काज थी आयोडीन डिफिशियंसी, वो तो हमारी समझ में आ गई कि आयोडीन नहीं होगा तो T3 T4 नहीं बनेगा तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। ये कह रहा है बुक वाला, फर्स्ट एड वाला कह रहा है, मुझे लगता है ये गलत कह रहा है। डॉक्टर साहब कोई बताएंगे कि आयोडीन एक्सेस की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। किसी को आइडिया है जी क्यों हो जाएगा। अच्छा, मैं इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले हमारा ना ये वाइंड अप करता हूँ, नीचे वाली लाइन को। नीचे वाली लाइन को पढ़ लूंगा, इस बात को आपने याद रखना है कि आयोडीन एक्सेस की वजह से हाइपोथायराइडिज्म कैसे होता है। ये थोड़ी अजीब बात है। लेट मी फिनिश देन आई विल एक्सप्लेन। ओके।
अच्छा जी, और किस वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है? कुछ ड्रग्स हैं जी, कौन-कौन सी? एमियोड्रोन है, एमियोड्रोन क्या होती है? किस लिए यूज़ होती है जी? ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैक्सीकार्डिया में यूज़ होती है। लिथियम है जी, इसकी वजह से नॉन थायराइड इलनेस सिंड्रोम। अच्छा ये इसका मतलब ये है कि किसी और बीमारी की वजह से सेकेंडरी कॉज़ जिसका इफ़ेक्ट थायराइड पे आता है। आल्सो कॉल्ड ईओथायराइड 6 सिंड्रोम कि थायराइड ठीक है, नॉर्मल है, किसी और बीमारी का इफ़ेक्ट हुआ है, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो गया। और क्या कॉज़ हो सकती है जी? लेस T3 विद नॉर्मल T4 सॉरी लेस T3 विद नॉर्मल और डिक्रीज़ T4 एंड TSH इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स। ये उसकी लैब्स वैल्यूज़ हैं। ईओथायराइड के हवाले से। ये बात इस तरह हो जाता है मैं आपको एक बात बताता हूँ आपको ना फर्स्ट एड से एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ ज़ूम करके। वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी। यार हमारा लेक्चर लंबा ना हो जाए, मैं आपको ना एक ही स्टेटमेंट जस्ट दिखानी है थायराइड के हवाले से। ये रही जी, ये रही डायग्राम। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज अटेंशन। T3 और T4 बनने के बाद ब्लड में जाते हैं। ब्लड में T4 जो है ना, ये रहा T4, ये रहा T4, ये T4 कन्वर्ट हो रहा है T3 में। एंड रिजल्ट क्या बन रहा है? T3, हमें यही चाहिए। अच्छा, अब ये बना कौन रहा है जी? ये बना रहा है जी एंजाइम 5D आयोडीनेज। सबको क्लियर हुआ जी? ब्लड में जाने के बाद T4 जो है ना वो किस में कन्वर्ट होता है? T3 में। T3 कौन बना रहा है? 5D आयोडीनेज। अच्छा अगर 5D आयोडीनेज नहीं होगा तो क्या होगा? T4 का लेवल बढ़ जाएगा, T3 का कम हो जाएगा। ऐसे होगा? कहीं होगा? इसमें थायराइड बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, ये रिएक्शन तो ब्लड में हो रहे हैं और इस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से ये काम हो रहा है। यही बात वो हमारी इस लास्ट स्टेटमेंट में कहना चाह रहा है। आज के हमारे लेक्चर की जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, उसमें यही बात वो कहना चाह रहा है। आपको डायग्राम दिखाने का मतलब ये था कि ये बात हवा में नहीं है, ये एक हकीकत पे मुबनी बात है। अच्छा जी, हमारे स्टेटमेंट में यही हमने आज पढ़ा है जी। अच्छा जी, मैंने बुक यही खोलनी थी। अच्छा इसी में हमारे आज के लेक्चर की जो आखिरी स्टेटमेंट है ना, जो आपको प्रूव करने के लिए पीछे लेके गया था जस्ट, तो सॉरी फॉर वेस्टिंग ओवर टाइम। अच्छा जी, वो ये बात कहना चाह रहा है ईओ थायराइड 6 सिंड्रोम कि थायराइड ठीक है भाई, ईओ का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल थायराइड है जी। हुआ क्या है? T3 कम हो गया है, T4 नॉर्मल है या कम हुआ है, TSH भी इसी तरह या नॉर्मल होगा या कम होगा क्रिटिकली इल पेशेंट्स। तो ये मैकेनिज्म समझ में आया कि T4 किस तरह नॉर्मल और कम हुआ। ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि दूसरी डिजीज का इफेक्ट आता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये थायराइड का मतलब है थायराइड नॉर्मल है। तो ये हमने डिस्कस जो बात करनी थी ना, अच्छा जिस बात के लिए मैं पीछे गया था रिलेट करने के लिए, वैसे ये वो कंसेप्ट है नहीं। इस कंसेप्ट में ना T3 कम है और T4 जो है ना वो या नॉर्मल है या कम है। ये उस फिजियोलॉजी से रिलेट नहीं करती जिसलिए मैं आपको इतना पीछे लेके गया था। ये रिलेट कर रही है सेकेंडरी से कि किसी और डिजीज के इफेक्ट की वजह से इस तरह हो गया है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, नो प्रॉब्लम, आई एम अवेलेबल है। हमारा ये वाली बात हमें डिस्कस करनी है बोर्ड पे। आयोडीन एक्सेस की वजह से हाइपोथायराइडिज्म कैसे होगा? अगर आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहता है तो प्लीज बता दें। होता ये है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना जी, हुआ ये है, इसमें अल्लाह पाक ने एक मैकेनिज्म रखा है कुदरती। हम थोड़ी थोड़ी आयोडीन खा रहे हैं, रोजाना थोड़ा थोड़ा T3 और T4 बन रहा है। अच्छा, आप में से कोई ना थोड़ा सा नाटी नाटी डॉक्टर है, थोड़ा सा ना शैतानी माइंड रखता है, वो कहता है कि मैं एक दिन ना मेडिकल स्टोर से आयोडीन खरीद के ना एक दिन काफ़ी सारी आयोडीन खाऊंगा और मुझे ना काफ़ी सारा मेरा जिस्म गर्म हो जाएगा मेटाबॉलिक रेट की वजह से, तो मैं जो है ना कहूँगा कि मुझे फीवर हो गया, तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी ना ऑफिस से। लेकिन उसका ये मनसूबा कभी